नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी भूगोल का ये 4th नंबर लेसन है। मतलब एक्सरसाइज 4 टॉपिक है वायु। आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और बाद में इसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारा जो पृथ्वी जो ग्रह है ये चारों ओर वायु से घनी चादर से की परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह सुरक्षा की यह चादर ना तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते थे हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अंततः यह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी की तापमान को रहने योग्य बनाया गया है। हमारा पृथ्वी जो है एक जो चादर से पतली वायुमंडल की चादर से जो बना हुआ है वो हम लोग को हर चीज़ से रक्षा करता है। जैसे दिन में सूर्य की ज़्यादा रोशनी को वो अपने में ऑब्जर्व करके जितना चाहिए पृथ्वी पर रहने के लिए उतना वो देते हैं। रात में क्या होता है, ज़्यादा ठंड के कारण, क्योंकि इंसान यहाँ जम नहीं जाए ज़्यादा ठंडी के कारण, पानी वायु इंसान ब्लड जो भी हो बाकी बात वो क्या करते हैं उसका भी रक्षा करते हैं। तो वायुमंडल हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं वायुमंडल के घटक संगठन। संगठन क्या पढ़ते हैं, वायुमंडल के संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। क्या क्या होता है, अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मतलब नाइट्रोजन का ज़्यादा भाग है, कितना 78% कुछ है, और ऑक्सीजन का 21%, मतलब 99% यही दोनों मिलके बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया क्यों क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन, कितने गैस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैस मिलके हमारा वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। मतलब धूलकण भी इस गैस के अलावा भी धूलकण भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, चित्र 4.1 में वृत्त रेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। देख लेंगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो होता है ना 78% शायद पाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंट में गैस है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। जब हम सांस लेते हैं तब यह फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं इसके साथ हमारे साथ नाइट्रोजन भी अंदर चले जाता है और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है या होती है। चलिए अब देखते हैं ये कितना मात्रा में क्या क्या है। ये हम मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन 78% है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भाग नाइट्रोजन का है। ठीक है, और ये भाग ऑक्सीजन का है। ठीक, और छोटा भाग में एक ये येलो वाला जो दिख रहा है उसमें ऑर्गन है, और इसी में सारा कोई सभी है। यहाँ से पीला वाला जो दिख रहा है इसी में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अन्य सभी गैस। कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है। आर्गन कितना है, तो 0.93 है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78 तो सभी को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03, और आर्गन कितना है, तो 0.93, अन्य सभी गैस 0.04 में है। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में
फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। क्या करता है नाइट्रोजन गैस, क्या करता है, वायुमंडल में फैलकर भी पृथ्वी के विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब यह ऊष्मा के दौरान पृथ्वी के तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं, इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण ज्वालामुखी में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होते हैं, हमारा पृथ्वी पर नुकसान होते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत सारे जानवर पशु का विलुप्त हो सकते हैं, विनाश कागार पे पहुंच जाएंगे। होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकेंगे। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु। हर पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हर पादप मतलब पौधा जो है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम पेड़ पौधा काट देंगे, इसलिए ना कहता है कि पेड़ पौधा नहीं करो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, ये वो बहुत सारा बताया जाता है, लेकिन इंसान मानता कहाँ है, पेड़ पौधा काटे चले जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हमारे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। मतलब हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पौधे लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडलीय में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब टाइम पे पानी वगैरह नहीं पड़ेगा, बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा। आंधी बारिश, कभी भी बारिश नहीं आएगा, आंधी आ सकता है, बारिश नहीं आएगा, रहन सहन पे भी प्रभाव पड़ता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। चलिए ये देखिए क्या था, द साइंटिस्ट ऑफर ऑफ द आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कहाँ कहाँ ग्लोबल वार्मिंग से खतरा हुआ है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 8 लाख ईयर हाई, मतलब आगे बहुत सारा देश जो है इससे परेशान में फंसे हुए हैं। और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी ब्राइंग बैक जर्सिक एरिया, मतलब बहुत जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है वहाँ हर देश में इसकी बहुत सारी समस्या का उत्पन्न हो रहा है। पढ़ें एवं मनन करें, क्या भूमंडलीय तापमान आज विश्व में एक गंभीर समस्या? बिल्कुल गंभीर समस्या है ये, इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न आगे की और हो सकता है अभी और। चलिए वायुमंडल की संरचना को देखते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT का ये।
और इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा रीडिंग लगाएंगे। क्या है वायुमंडल की संरचना? वायुमंडल कितने परत होते हैं? तो 5 परत होते हैं। इसको अच्छे से जानेंगे। कौन कौन सा परत होता है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल एवं बहिर्मंडल। कितना हुआ टोटल? 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले क्या निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अंडरलाइन का ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि हमारा वायुमंडल कितने परतों में है? तो 5 परतों में। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्षोभ मंडल को पढ़ते हैं। पहले यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ अगर पूछ दे कि वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन वगैरह जो भी है सब क्षोभ मंडल में है। मौसम के लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। मतलब क्षोभ मंडल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में बारिश होता है, पत्थर पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओला वर्षा। सब इसी परत में होता है, क्षोभ मंडल परत में होता है। चलिए अब है समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? पहला क्षोभ मंडल देख लिए, इसका ऊंचाई कितना था? 13 किलोमीटर और सारे मौसम परिवर्तन घटना क्षोभ मंडल में ही होते थे। अब देखते हैं समताप मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग समताप मंडल कहलाता है। मतलब एक लेयर हो गया ये क्षोभ मंडल, इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल। इसका ऊंचाई था लगभग 13 किलोमीटर और इसका ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें बादल भी नहीं होता और मौसम संबंधित कोई भी घटना नहीं होता। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। मतलब हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा? समताप मंडल ही सबसे बेस्ट है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में पूछ दे ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा कौन करती है? तो समताप मंडल। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श जगह कहाँ है? तो समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में क्या होता है? 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में मौसमी परिघटना और क्या कहते हैं, बारिश, ओला, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सारा कुछ वो ये क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। अब बचा है मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम लोग अब देखेंगे। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। पहला परत हो गया क्षोभ मंडल, फिर हो गया समताप मंडल, अब हो गया मध्य मंडल। यह मध्य मंडल की तीसरा परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर का है। जैसे यहाँ हो गया क्षोभ मंडल, फिर हो गया समताप मंडल, फिर हो गया ये मध्य मंडल। ये 13 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, ये हो गया 80 किलोमीटर। कितना हो गया? ये लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगर ऊपर से जो उल्का पिंड टकरा के छोटा सा पत्थर आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? वो जल जाता है। ठीक है, बस इसका यही काम है। अब ब्रह्मंडल है 4th नंबर। क्या है? ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्र से बढ़ता है। मतलब ऊपर जैसे गया, ये कितना है? 80 से 400 किलोमीटर दूरी पर, बहुत दूर पे है ये वायुमंडल, बहुत दूर पे है। तो ये कितना है? 80 से, इसमें क्या होता है? तापमान बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तापमान बढ़ते जाता है। ठीक है, ये आयन मंडल के परत के एक भाग, आयन मंडल के परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह रेडियो संचार, इसको यहीं पे रहते हैं, बाद में इसको देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है परत के बारे में। क्या है? तो वायुमंडलीय परत के बारे में दिया हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं क्या है।
क्षोभ मंडल हम लोग देखते हैं। क्षोभ मंडल तो हम बताए थे ना ये कि 13 किलोमीटर है, ठीक है, 13 किलोमीटर सबसे पहली बात। और दूसरी बात इसमें हम बताए थे कि जितने भी मौसम परिघटना होता है, जैसे बारिश का आना, हम लोग जो सांस के तौर पे लेते हैं ऑक्सीजन, या पत्थर बारिश के साथ बारिश का ओला आना, ये सब ये क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद क्या है, तो समताप मंडल है। समताप मंडल का ऊंचाई कितना है, तो 50 किलोमीटर है। कितना है, 50 किलोमीटर। इसमें समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। इसमें क्या क्या होता है, और ये हम सूर्य से आने वाली किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं सूर्य से, उससे बचाने में हम लोग को ये मदद करते हैं। चलिए, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। अब है यहाँ तक इसका एरिया। अब ये हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल कितना है, तो 80 किलोमीटर है। तो मध्य मंडल में क्या क्या होता है, इसमें सिर्फ यही होता है कि अंतरिक्ष से आने वाला, अंतरिक्ष में क्या बताए थे इसमें, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसके अंड में आने के बाद वो क्या होता है, जल जाता है। बस मध्य मंडल हो गया। मध्य मंडल की सीमा यहाँ तक है। और ब्रह्मंडल है, उसके बाद लास्ट है बहिर्मंडल। ब्रह्मंडल में क्या कार्य था, अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे देखे हैं कि यह, इसमें जो है ना रेडियो संचार की होता है। ये इसकी होती है 80 से 400 किलोमीटर इसकी होती है, ठीक है। और इसमें रेडियो संचरण ये सब वगैरह होता है। और पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, क्या है यहाँ पे कि किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार के लिए परत कौन सा, ब्रह्मंडल के लिए होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित की जाती है। जैसे कि हम लोग रेडियो में एफएम वगैरह सुनते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि रेडियो से संचारण जितने भी होता है उसमें वहाँ सैटेलाइट डाल दिया जाता है, उससे रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके हमारे पृथ्वी पे आ जाते हैं। लास्ट अब है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि 13 किलोमीटर तक एरिया में है, ठीक है। यह वायु की पतली परत होती है। यह वायु की पतली परत होता है वायुमंडल, ये बहिर्मंडल। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यहाँ जो ऑक्सीजन कहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम वहीं पे जाके अटक जाते हैं, वहीं पे तैरते रहते हैं सब दिन के लिए। चलिए, ये तो 5 मंडल था, वायुमंडल की परत, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट, स्थानीय समाचार पत्रों से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। मतलब कहने का कह रहा है कि 10 दिन का टेम्परेचर आप देख लीजिए और उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको नोट कीजिए, अवलोकन कीजिए। देखिए, मौसम एवं जलवायु, अब इसको देखते हैं। मौसम एवं जलवायु क्या है, कैसे है, सब देखते हैं। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटन से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब वो क्या होता है, घंटे और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मतलब जब गर्मी के मौसम देखिएगा तो गर्मी के मौसम में आदमी को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मतलब मौसम एक तरफ से समझिए कि नाटक है, वो नाटक करने वाला इंसान है, कभी भी कुछ कर देगा, कभी बादल आ जाएगा, कभी बारिश होने लगेगा, कभी आंधी आ जाएगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थिति का औसत मौसम उस स्थान के जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हमें मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, मतलब उसका पूर्वानुमान हम लोग क्यों करते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख
10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब 2 करोड़ भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगी कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 करोड़ भाग का केवल एक भाग मतलब 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। अब टेम्परेचर तापमान के बारे में देखते हैं। ठीक है, तापमान टेम्परेचर, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल की तापमान है। जो हम लोग कहते हैं ना कि इतना आज इतना डिग्री टेम्परेचर घट गया, इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो क्या है, वायुमंडल का ही ताप का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल के तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। आयतन एक महत्वपूर्ण कारक है, सॉरी आयतन नहीं है, आतपन है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है आतपन, तो इसके बारे में देखते हैं। जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य से जो आती है ऊर्जा उसको पृथ्वी रोक लेती है, तो आपतन कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतन कहलाती है। आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसकी प्रकार घटता जाता है। क्या, अच्छा इसका बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो मौसम की जानकारी के लिए यंत्र क्या कैसे करते हैं, वर्षा मापी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा की मात्रा को मापता है। और यहाँ पे क्या है, वात दिग्दर्शी मतलब ये पवनों की दिशा को दर्शाता है। क्या कहते हैं, वात दिग्दर्शी। और वायु दाब मापी से हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब को मापते हैं, मतलब वायु में कितनी प्रेशर है, दाब कितना है, कितना स्पीड से रनिंग करता है, तो वायु दाब मापी इसमें। ताप मापी से हम लोग क्या मापते हैं, तापमान की मापते हैं कि कितना ताप है। चलिए यहाँ क्या था, तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गांव की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत अधिक होता है। मतलब गांव हो गया कि मतलब रूरल एरिया, और नगर का मतलब हो गया मतलब क्या कहते हैं, शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र इसलिए बिजी रहते हैं, गाड़ी वगैरह बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह चलते रहता है, तो शहर क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हीट होता है। और गांव में शहर में थोड़ा पेड़ पौधा का भी कमी होता है, इस वजह से यहाँ का क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब एडजस्ट मतलब संतुलन में नहीं रह पाता है। गांव में है कि इतना भीड़ भड़ाका नहीं है, गाड़ी उतना नहीं चलता है, प्लस में वहाँ क्या कहते हैं, गांव में पेड़ पौधा भी बहुत है, तो वहाँ का टेम्परेचर ठीक रहता है। ठीक है, दिन के समय ऐसा फील्ड से बनी सड़कें दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। रात में ठंड हो जाता है और रात दिन में गर्म हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि ऊपर वाला जो होता है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग शहर में, वो क्या कहते हैं, गर्म हवा जो होता है ना उसको रोक लेता है। रोकने के बाद क्या होगा, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब देखते हैं वायु दाब क्या है। वायु दाब को देखते हैं हम लोग। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। मतलब ये नहीं है कि एक ही दिशा से लगता है, चारों तरफ से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। चलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है। जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर ताप तेजी से गिर जाता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा दाब कहाँ होता है, समुद्र स्तर पर।
समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पे यह घटता है। जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो वायु दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कहीं पे अधिक तापमान जहाँ होता है तो वायु गर्म होकर क्या होता है, ऊपर उठता है, क्योंकि ठंडी वायु कभी वो ठंडी वायु जो होता है ना वो मतलब वो भारी होता है। ठीक है, वो उठ नहीं पाता है ऊपर की ओर, वो वहीं पे रह जाता है, अगल बगल में तैरते रहती है। गर्म वायु जो होता है ना वो गर्म होकर हल्का होकर वो तैरता है, तो वो क्या करता है, वो आगे जाके ये क्या करता है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ता है, जिससे बारिश होने का संभावना होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, मतलब जहाँ पे जैसे मान लेते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ का जो होता है ना वायु ठंडी होती है। तापमान नॉर्मल तापमान टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ की वायु भी जो है ना ठंडी होती है। ठीक है, क्योंकि वायु उसका गर्म ही नहीं हो पाता है वहाँ का। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ठीक है, हम तो बताए थे कि ठंडी वायु भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। देखिए जो ठंडी वायु है वो उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, जो गर्म वायु है वो निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण वहाँ का जो वातावरण होता है साफ सुथरा होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। वायु जो होता है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है, मतलब ऊंचा स्थान से नीचे स्थान की ओर जाती है, ढलान की ओर। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग पवन। पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अभी मतलब ऊपर की ओर से नीचे की ओर ढाल वाली वायु को जाने की गति को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इस महीने में धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इससे विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। पवन का मुख्य 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, पहले क्या क्या है, इसके बगल वाला को भी पढ़ते हुए चलते हैं, क्या आप जानते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। अगर तापमान को हम मेजरमेंट करते हैं क्या चीज़ में करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। कौन किया था? डिग्री का सेल्सियस जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका आविष्कारक कौन था? तो एंड्रस सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अगर कहते हैं ना कि बर्फ़ कैसे बनेगा, तो 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाएगा और पानी उबलेगा कितना डिग्री पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। चलिए और है क्या क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? चांद पे ऑक्सीजन या कोई भी गैस ही नहीं है। ठीक है, अब वहाँ वायु दाब भी नहीं है, क्या कि मतलब गैस ही नहीं है तो वायु भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्षिक पोशाक पहनते हैं। मतलब एक उसका ड्रेस कोड चलता है अलग से। वो अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए क्या क्या वहाँ समस्या आ सकता है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। ठीक है, यदि इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है। मतलब वहाँ का जो एक्टिविटी होता है, वहाँ यहाँ का वातावरण वहाँ के वातावरण से भिन्न है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वहाँ के शरीर का जो होता है ना नस वगैरह वो सब फट भी सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ड्रेस कोड लोग का चलता है। ठीक है, एक और है
क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, मतलब जिस ओर बहता है उस ओर उसका नाम रखा जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, मतलब डायरेक्शन के अनुसार नामकरण होता है। चलिए यहाँ से हम लोग विभाजित किया जा सकता है, 3 प्रकार का विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं 3 प्रकार में क्या क्या है, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं कि क्या है, अस्थाई पवने, मतलब कांस्टेंट एयर, ठीक है। अस्थाई पवने मतलब जो अस्थाई होता है, ठीक है। इस अब देखते हैं क्या है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं। अब इसमें एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अस्थाई पवने हैं, मौसमी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, मतलब कौन सा, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने। पश्चिम और पूर्वी पवने क्या है, अस्थाई पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, मतलब सालों भर, मतलब 12 मंथ ये चलती रहती है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर क्या है, मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, मतलब ये क्या है कि ऋतु के अनुसार बदलता है, मतलब बसंत ऋतु में अलग, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, सब में ये अलग अलग मतलब ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये मौसम है, तो मौसम तो पता ही है कि कभी भी बदल सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये 3 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर क्या है, स्थानीय, पहले अस्थाई था, फिर मौसमी पवने था, और स्थानीय पवने मतलब लोकल एरिया वाला, ठीक है। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसको लू कहते हैं? हम लोग के यहाँ मार्च अप्रैल मई जून में चलता है। मई जून में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, गर्म पवन चलता है, उस समय लू चलता है। ये स्थानीय पवन है उत्तरी भारत का, ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर भी चलता है, स्थानीय पवन ही इसको कहते हैं। चलिए अब इसको ये डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद चक्रवात को प्रकृति आवेश को पढ़ेंगे। पहले प्रमुख वायुदाब की पेटियां पढ़ लेते हैं। क्या, प्रमुख वायुदाब की पेटियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एडजस्ट कर दिए। ये क्षेत्र जो है उच्च दाब का है, ये भी क्षेत्र उच्च दाब का है। ये बीच वाला लाइन जो है ये है एक, और कर्क रेखा, और ये वाला लाइन है मकर रेखा, ठीक है। और ये 0 डिग्री जो है ना भूमध्य का निम्न दाब है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोलडर्म। भूमध्य रेखीय निम्न दाब को हम लोग क्या कहते हैं, डोलडर्म। एक ये नीचे वाला लाइन है मकर रेखा कहते हैं, ऊपर वाला लाइन को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री है। ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है, वो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है। मतलब कर्क रेखा उत्तर की ओर, मकर रेखा दक्षिण की ओर। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये उच्च दाब में जो होता है ना ध्रुवीय पवन होते हैं, ठीक है। ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब है, ये पछुआ पवन है, ये हॉर्स अक्षांश मतलब उच्च दाब वाला है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये भी उसी तरह वह ध्रुवीय पवन है, और ध्रुवीय निम्न दाब है। सनातन पछुआ पवन है, उसमें उच्च दाब हॉर्स अक्षांश है, ठीक है। ये दिया गया है एक कटिबंध टाइप का है, जिसमें एक मकर रेखा, कर्क रेखा, और उच्च दाब, निम्न दाब, स्थानीय पवने, ये सब के बारे में बताया गया है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। ये क्या है, चक्रवात प्राकृतिक आवेश। चक्रवात क्या है और कहाँ आए हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। चलिए, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवात का खतरा बना रहता है। भारत के समुद्री तट में स्थित उड़ीसा में और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी जो है ना, उससे उठने वाले चक्रवातों से खतरा बना रहता है एनी टाइम, कभी भी वो आ सकते हैं। इधर भी आए थे, ठीक है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, ठीक है। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय
प्रतिकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। मतलब समुद्र में जो है ना, ये क्या कहते हैं, चक्रवात आने पर वो क्या, वहाँ से हवा उत्पन्न हुआ, वो 260 किलोमीटर प्रति घंटा चला, और 36 मतलब 12 × 36 दिन के 3 दिन समय तक चलते रहे, वो बहुत तेज रफ्तार में। तीव्र गति होने के कारण जो है ना, वहाँ पे तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवन तथा अन्य घरों की छत भी उड़ा गई। मतलब उतना रफ्तार है तो वो तो विनाश तो करेगा ही। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंचाई ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये देखिए चक्रवात का विनाश, चक्रवात द्वारा, मतलब चक्रवात आते हैं ना तो सब जगह पानी पानी, आंधी तूफान जो भी होता है सब उखाड़ पुखाड़ के ले जाते हैं। और है इसमें अभी, इधर बगल में भी था, कुछ नहीं था। चलिए, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यहाँ एक चक्रवाती उत्पन्न हुआ। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ गया, गहन होकर इसे महाचक्र का रूप धारण कर लिया। एक चक्रवात था, उससे भी क्या हो गया, ये महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरसामा और बालीकुंडा के बीच क्षेत्रों में प्रभावित किया। मतलब वो लोकल क्षेत्र जो होता है ना, वहीं पे प्रभावित, ज़्यादा उड़ीसा करके, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब में वो प्रभावित होते हैं। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोगों को प्रभावित किया। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खाड़ी फसलों के भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रतिकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। मतलब समुद्र के लवणता वाला जल होता है ना, जिसको कठोर जल कहते हैं, वो सारा खेत खलिहान में फैल गया। पूरा जहाँ पे धान वगैरह होता था वो उपजाऊ से क्या हो गया, अनुपजाऊ हो गया। मतलब प्रोडक्शन के लायक वो जमीन नहीं रहा। साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। प्रायद्वीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव का जंगल लुप्त हो गया। बाढ़ के कारण सारा कुछ उखाड़ पुखाड़ के बहा ले गया और जंगल का विनाश करके खत्म कर दिया, लुप्त कर दिया। चलिए आर्द्रता को देखेंगे, उसके बाद टॉपिक समाप्त करेंगे। आर्द्रता, आर्द्रता क्या है उसके बारे में देखते हैं। जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो हम लोग ये जो वायुमंडल में वायु जो है उसमें थोड़ा सा जल वाष्प होगा है ना, वो जल वाष्प जो वायु के साथ रहता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब जिस दिन वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होता है उस दिन हम उसको क्या कहते हैं, आर्द्र दिन। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र में दिन कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है। आर्द्र दिन जब जब नमी रहता है तो उस दिन कपड़ा सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। मतलब चिपचिपा टाइप का लगे हुआ रहेगा, कपड़ा भी जल्दी एक दिन में नहीं सूखेगा, हम असहज महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की यह बूंदी इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब यह वर्षारूपण के रूप से नीचे आ जाती है। भारी होने के कारण क्या होता है, वो फिर से बारिश होना शुरू हो जाता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्हित छोड़ते हैं। कभी रॉकेट देखे होंगे आकाश में, तो वो जब जिधर जाती है तो उधर क्या होता है, एक सफ़ेद पथ का
चिन्ह छोड़ता है पाइप के तरह, ठीक है। इन्हें इंजनों से निकलने नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देते, मतलब वहाँ वायुमंडल उतना नहीं होता है, वो जमा जमा दिखने लगता है, ठीक है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाती है। पृथ्वी पे जो वर्षा के रूप में जो गिरता है वर्षण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल क्या होता है, भारी जल। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे जो है जल संरक्षण में मदद करते हैं। वह पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं। वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, एक निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। क्या वर्षा के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। कौन कौन, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। चलिए इधर देख लेते हैं तीनों रूप क्या क्या है। पहले क्या देखते हैं, चक्रवाती नहीं देखते हैं, पहले क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। क्या था, संवहनीय वर्षा पहले हम लोग देखते हैं। ये है 4.5 चित्र वर्षा के प्रकार। तो पहला क्या है, संवहनीय वर्षा। ये कैसा होता है, गर्म वायु के साथ होता है, ठीक है। और पर्वतीय वर्षा क्या होता है, वो पर्वत के ऊंची ऊपर में होता है आर्द्र वायु के कारण, ठीक है। और चक्रवाती वर्षा जो होता है, चक्रवाती वर्षा जो होता है, ये गर्म वायु और ठंडी वायु के मिश्रण से ऊपर की ओर ज्यादा विशाल रूप में होता है, ठीक है। यहाँ कहाँ कहाँ थे, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार बता दिए। अब इसमें देखिए क्या है, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इससे विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ सकती है, मतलब जब संतुलन में ही रहना होगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। क्या वर्षण के दूसरा रूप क्या, हिम मतलब बर्फ, सहिम वृष्टि और ओला जो पत्थर पड़ता है बारिश के समय। चलिए ये भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब कुछ प्रश्न है, हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कौन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानि किरणों से बचाती है। कौन सी गैस हमको बचाती है, तो ओजोन परत, ओजोन गैस। 3 नंबर। ख नंबर क्या है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है। सबसे महत्वपूर्ण परत हम बताए थे 6 मंडल है, जो कि सारा ऑक्सीजन गैस भी इसी में, बारिश का आना, ओला का आना सब इसी में होता है। ये 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। गो नंबर क्या है, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, मतलब बादल विहीन है, तो हो जाएगा ये 2 नंबर, समताप मंडल। इसमें सिर्फ क्या होता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए है और अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोग को बचाती है। चलिए घ और च देखते हैं हम। घ नंबर क्या है, वायुमंडल की परतों में हम जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल घट जाता है, घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, हिम या वर्षा, क्या कहते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसको हिम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्या है, मिलान करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। व्यापारिक पवने क्या होता है, व्यापारिक पवने पवन की क्षैतिज गति होता है, ठीक है। लू क्या है, लू एक स्थानीय उत्तर भारत में चलने वाली पवन है, क्या है। खोका हो जाएगा कौन सा, खोका हो जाएगा, खोका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, लू क्या है, एक स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या है, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने तो हो गया पवन की क्षैतिज गति। लू क्या हो गया, स्थानीय पवन है या अस्थाई पवन है, क्या है। ये ध्यान से उतर गया, लू तो उत्तर भारत में चलने वाला एक स्थानीय पवन था। इसको देख लेते हैं एक बार, किधर था भाई, लू
लू है, स्थानीय पवने है, यहाँ पे है देखिए, ये है लू कहते हैं। क्या है ये? एक स्थानीय पवने है। व्यापारिक पवने हो गए हैं, व्यापारिक पवने हो गया क्या? पवन के क्षैतिज गति। लू हो गया स्थानीय पवन। और मानसून क्या है? मानसून क्या है? मानसून क्या है? पवन, पवन क्या है? पवन क्या है? तो स्थानीय पवन हो गया ये। और मानसून क्या हो गया? मौसमी पवन हो गया। चलिए, ये लेसन 4 था क्लास 7 का ज्योग्राफी का, जो कि टॉपिक था वायु। वायु के बारे में हम लोग को पढ़ना था, जो कि कंप्लीट करा दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लेसन है 5, जो कि नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।